आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बारे में करना शुरू किया था, जिसमें लास्ट में हमने किया था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। आज हम आगे चलेंगे, आगे करेंगे पीपीएफ के बारे में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बारे में। अकाउंट ओपन विद मिनिमम 500 रुपीज़, सेविंग का अकाउंट 500 रुपये से खुलता है और आपके पीपीएफ जो होते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो होता है, वो भी 500 रुपीज़ के साथ खोला जा सकता है। मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें 1,50,000 रुपीज़ इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में आप इसमें 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। डिपॉजिट इन मल्टीपल ऑफ 50 रुपीज़, डिपॉजिट मेड इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बोली गई है, आप इसमें जो डिपॉजिट करेंगे वो 50 रुपये के मल्टीपल में होगा और जो डिपॉजिट किया जाएगा, निवेश किया जाएगा एक वित्तीय वर्ष में, आप चाहे तो एक बार में कर सकते हैं, आप चाहे तो इंस्टॉलमेंट में या किस्तों में कर सकते हैं। तो पीपीएफ खाता जो है कैसे हो जाएगा, शुरुआत में 500 रुपये से खुल जाएगा। उसके बाद एक वित्तीय वर्ष में आप इसमें 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं और ये 1.5 लाख रुपए आप चाहे एक बार में डिपॉजिट करें, आप चाहे किस्तों में डिपॉजिट करें तो आप कर सकते हैं और 50 रुपए के मल्टीपल में ही निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास हु कैन ओपन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। खाता जो है वो किसके द्वारा खोला जा सकता है, अ सिंगल अडल्ट वाई रेजिडेंट इंडियन, एक एकल वयस्क जो भारत का निवासी होना चाहिए, गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अवयस्क या विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति की ओर से अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। ओनली वन अकाउंट अक्रॉस द कंट्री आइदर इन पोस्ट ऑफिस बैंक कैन बी ओपन्ड। दूसरी चीज, पूरे देश में केवल डाकघर या बैंक में केवल एक ही खाता आप अपने नाम पे खुलवा सकते हैं, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में ओपन करें चाहे आप बैंक में ओपन करें, पीपीएफ का केवल एक ही खाता ओपन किया जा सकता है। डिपॉजिट की बात करें मिनिमम 500 रुपीज़ इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो जैसे हमने बात की कि जब आप अकाउंट ओपन करेंगे मिनिमम 500 रुपीज़ से ओपन कर सकते हैं और बाद में जब आप इसमें डिपॉजिट करेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 रुपये डिपॉजिट होने चाहिए। एक वित्तीय वर्ष में 500 रुपीज़ न्यूनतम इसमें आपको जमा करने होंगे। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट किए जा सकते हैं और ये जो पैसे डिपॉजिट किए जाएंगे 50 रुपये के मल्टीपल में, यानी कि 50, 100, 150, 200 इस तरह से आप इसमें डिपॉजिट कर पाएंगे। मैक्सिमम की बात करें 1.5 लाख इंक्लूसिव ऑफ डिपॉजिट मेड इन हिज ओन अकाउंट एंड अकाउंट ओपन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। अब मान लीजिए क्या होता है, एक व्यक्ति ने खुद के नाम पर अकाउंट ओपन किया और दूसरा उसने क्या किया, एक माइनर के नाम पर ओपन किया। ऐसी कंडीशन में दोनों खातों में मिला के वो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर पाएगा। तो ये जो 1.50 लाख रुपए की अधिकतम सीमा है उसके खुद के खाते में जमा की गई तथा उसकी ओर से खोले गए अवयस्क के खाते में जमा की गई राशि के लिए होगा, यानी कि दोनों में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकता है, अलग अलग लिमिट नहीं रहेगी। डिपॉजिट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। राशि जो आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए योग्य होगी। आगे चलते हैं, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अकाउंट, खाता बंद होना। अकाउंट बिकम डिसकंटिन्यूड इफ नॉट डिपॉजिट मिनिमम 500 रुपीज़ इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर आप एक वित्तीय वर्ष में इसमें न्यूनतम 500 रुपये की राशि जमा नहीं करते हैं तो खाता डिसकंटिन्यू हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नो लोन और विड्रॉल ऑन डिसकंटिन्यूड अकाउंट, और जो खाता एक बार डिसकंटिन्यू हो जाएगा ना तो आप उसके ऊपर लोन ले सकते हैं और ना ही उसमें से विड्रॉ आप कर सकते हैं। रिवाइव ऑफ अकाउंट, अगर आप अकाउंट को रिवाइव करना चाहते हैं बिफोर मैच्योरिटी बाई डिपॉजिट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कि 500 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ डिफॉल्ट फी फॉर ईच डिफॉल्टेड ईयर, तो आप इसको रिवाइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, परिपक्वता से पहले कर सकते हैं, कभी भी। कैसे करेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब कि 500 रुपये जो है, जैसा हमने किया कि 500 रुपये आपको एक फाइनेंशियल ईयर में इसमें जमा करने होते हैं, तो न्यूनतम जो राशि है 500 रुपीज़ की प्लस जितने भी डिफॉल्टेड ईयर होंगे, जितने भी फाइनेंशियल ईयर्स के लिए आपने इसमें 500 रुपीज़ डिपॉजिट नहीं किए होंगे, उन सभी डिफॉल्टेड ईयर्स के लिए 50-50 रुपये आपको डिपॉजिट करने हैं। जैसे 2 फाइनेंशियल ईयर तक आपने डिपॉजिट नहीं किया है तो आपको 100 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे। 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं किया तो 150 रुपये करने पड़ेंगे। इस तरह से मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन है प्लस 50 रुपये डिफॉल्ट फीस ली जाएगी प्रत्येक डिफॉल्टेड ईयर के लिए, तो आपका जो पीपीएफ खाता है उसको रिवाइव किया जा सकता है।
इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट पेएबल नोटिफाइड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन क्वार्टरली बेसिस, ब्याज जो है वो तिमाही आधार पर अनुसूचित वित्त मंत्रालय के अनुसार दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा नोटिफाई किया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात करें, ब्याज की गणना कैसे की जाएगी। For calendar month on lowest balance in account between 5th day of month and end of month, महीने के 5वें दिन की समाप्ति के बाद और दूसरी बात महीने के अंतिम दिन के बीच जो भी लोएस्ट बैलेंस होगा खाते में, जो भी न्यूनतम राशि होगी खाते में इस तारीख के बीच में, उसके ऊपर ब्याज की गणना की जाएगी। इंटरेस्ट क्रेडिट टू अकाउंट एट एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जो भी ब्याज बनेगा वो खाते में जमा कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट अर्न्ड टैक्स फ्री अंडर इनकम टैक्स एक्ट, और जो भी आपको पीपीएफ खाते पर ब्याज दिया जाएगा आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त होगा। आगे चलते हैं, लोन की बात करते हैं। पीपीएफ खाते पर जो लोन है वो कैसे लिया जा सकता है, एक विड्रॉ के बारे में आएगा कि आप इसमें से निकासी कैसे करेंगे, दूसरा आएगा लोन के बारे में। तो पहले यहाँ पे लोन के बारे में देखते हैं। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सब्सक्रिप्शन वाज मेड, तो यहाँ पे बोलेंगे जिस वित्तीय वर्ष में आप प्रारंभिक अंशदान करते हैं उसके अंत से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद ऋण लिया जा सकता है। यानी कि उदाहरण यहाँ पे दे रखी है, अकाउंट ओपन ड्यूरिंग 2019 टू 2020, लोन कैन बी टेकन इन 2021 टू 2022। क्या मतलब हो जाएगा, मान लीजिए आपने 2019-2020 वाले फाइनेंशियल ईयर के दौरान पीपीएफ खाते में निवेश किया, पीपीएफ खाते में डिपॉजिट किया, तो इसके एंड से सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि जिस भी वित्तीय वर्ष में आप सब्सक्रिप्शन करते हैं या पीपीएफ खाते में डिपॉजिट करते हैं उसके एंड से, उसका एंड कब हो जाएगा, 2019 और 20 वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसका एंड कब होगा, उसका एंड होगा 31 मार्च 2020 को। क्या 31 मार्च 2020 को क्या हो जाएगा, उसका एंड हो जाएगा। उसके एंड के 1 वर्ष की समाप्ति के बाद यानी कि 2020 31 मार्च को एक फाइनेंशियल ईयर ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद 1 साल और देखेंगे आप, 1 साल और देखेंगे मतलब कि 2021 वाला क्या जो फाइनेंशियल ईयर होगा 2020 और 21 वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा कब जाके समाप्त हो जाएगा, 31 ऑफ 2021 को जाके ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद क्या यानी कि क्या बोलेगा, जिस वित्तीय वर्ष में आप सब्सक्रिप्शन करते हैं, पीपीएफ में डिपॉजिट करते हैं, उसके एंड से, एंड कब हो जाएगा, 31 ऑफ मार्च 2020 को हो जाएगा। उसके एंड के 1 साल की समाप्ति के बाद यानी कि 2020 और 21 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसकी समाप्ति के बाद आप लोन ले सकते हैं, यानी कि 2021 और 22 का आगे जो फाइनेंशियल ईयर आएगा वहां पे जाकर आप इसमें लोन ले सकते हैं। तो थोड़ा पेचीदा सा है, आपने इसको अच्छे से समझ लेना है कि जिस भी वित्तीय वर्ष में आप इसमें सब्सक्रिप्शन करेंगे, पीपीएफ में निवेश करेंगे, उस वित्तीय वर्ष के एंड से आगे फिर 1 साल की समाप्ति होगी, फिर एक फाइनेंशियल ईयर समाप्त होगा, उसके बाद जाके जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें आप लोन ले सकते हैं। Loan can be taken before expiry of 5 year from end of year in which initial subscription made. ऋण उस वर्ष के अंत से 5 वर्षों की समाप्ति से पहले लिया जा सकता है जिसमें प्रारंभिक अंशदान किया जाता है। तो जिस वर्ष में क्या उस वर्ष के अंत से 5 वर्षों की समाप्ति से पहले जिस वित्तीय वर्ष में आपने इसमें डिपॉजिट किया यानी कि 2019 और 20 में अगर किया है तो इसमें लोन की सुविधा आपको कब तक रहेगी, 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके समाप्त होने के 5 वर्षों से पहले, यानी कि कभी खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2020 को जाके ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। इस तारीख से लेके 5 साल की अवधि आपके पास रहेगी इसमें से लोन लेने के लिए। लोन अप टू 25% ऑफ बैलेंस एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर इन विच लोन अप्लाइड। तो यहाँ पे फिर से एग्जांपल दे रखी है, इफ लोन टेकन ड्यूरिंग 2012 to 2013, 25% ऑफ बैलेंस क्रेडिट ऑन 31 ऑफ मार्च 2011। क्या बोला गया है, जिस वर्ष में लोन के लिए आवेदन किया जाता है उससे ठीक पहले के दूसरे वर्ष के अंत में शेष राशि के 25% का ऋण लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि आपने लोन के लिए जो आवेदन है 2012 और 13 के वित्तीय वर्ष में किया तो आपको जो लोन मिलेगा 31/3/2011 को जो भी शेष राशि होगी खाते में उसका 25% लोन के रूप में आप ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या बोल लगे, इस वर्ष में ये जो वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा, कौन सा वित्तीय वर्ष ये खत्म हो रहा है, 2000 यहाँ पे 12 और 13 की एग्जांपल ली गई है, तो यहाँ पे इसका मतलब 2010
और 2011 का जो वित्तीय वर्ष है वो कब जाके खत्म होगा, 31/3/2011 को खत्म होगा। और इस समय जो भी आपके खाते में शेष राशि होगी, मतलब मान लीजिए आपके खाते में 1000 रुपये होते हैं, तो इसमें आप लोन जो है वो कब ले सकते हैं, इस 1000 रुपये का 25% 2012 और 13 के फाइनेंशियल ईयर में। 2011 और 12 का ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसको बीच में से इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आगे वाला 2012 और 13 का जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें जाके आप लोन ले सकते हैं। 11-12 वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें आपको लोन नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप आज की 2013 में, मान लीजिए एग्जांपल है क्योंकि ये 2013 में आप लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर को आपने छोड़ देना है, उससे पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर के एंड में चले जाना है। उस समय जो भी आपके खाते में शेष राशि होगी उसका 25% लोन के रूप में लिया जा सकता है। ओनली वन लोन इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही लोन लिया जा सकता है। सेकंड लोन आफ्टर फर्स्ट लोन क्लियर, पहला लोन जो है समाप्त होने के बाद या जब आपने उसको क्लियर कर दिया, जो भी आपने लोन लिया था उसको चुका दिया, उसके बाद ही आपको दूसरा लोन मिलेगा। इफ लोन रीपेड विद इन 36 मंथ्स, अगर आप लोन का पुनर्भुगतान 36 महीनों के अंदर कर देते हैं, लोन इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर एनुम, तो लोन के ऊपर जो आपको ब्याज लगेगा वो 1% प्रति वर्ष की दर से आपको लगेगा। और अगर आप लोन जो है वो 36 महीनों के बाद वापस करते हैं तो एट द रेट 6% पर एनुम, तो इसके ऊपर जो ब्याज है 6% प्रति वर्ष के हिसाब से लिया जाएगा। आगे चलते हैं, विड्रॉल की बात करते हैं, निकासी की बात करते हैं। टेक वन विड्रॉल, तो हमने ऊपर लोन का कर लिया कि लोन के लिए अच्छे से आपने समझ लेना है किस तरह से आप लोन ले सकते हैं। विड्रॉल की बात करें, अगर आप इसमें से निकासी करना चाहते हैं, टेक वन विड्रॉल आफ्टर 5 फाइनेंशियल ईयर्स एक्सक्लूडिंग ईयर ऑफ अकाउंट ओपनिंग, खाता खोलने के वर्ष को छोड़कर, यानी कि जिस वर्ष में, जिस वित्तीय वर्ष में आपने खाता ओपन किया है उसको आपने छोड़ देना है। उसके बाद 5 वित्तीय वर्ष जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद जाके आपको एक निकासी करने की अनुमति मिलेगी। अब निकासी जो है वो आप कौन सी राशि के ऊपर करेंगे, क्योंकि खाते में जो बैलेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग निकासी करेंगे, लेकिन कौन सा बैलेंस देखा जाएगा निकासी करने के लिए। अमाउंट विड्रॉल अप टू 50% ऑफ बैलेंस, क्रेडिट एट एंड ऑफ अ फोर्थ प्रीसीडिंग ईयर और एट एंड ऑफ प्रीसीडिंग ईयर विच एवर इज लोअर। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या बोलिए, चौथे पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में या पिछले वर्ष के अंत में, इनमें से जिसमें भी जमा राशि कम होगी उसका 50% आप निकासी कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखी है, मान लीजिए आपने 2016 और 17 में आवेदन किया निकासी करने के लिए, तो आपको किस राशि का 50% विड्रॉ के रूप में दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला। 2016 और 2017 के फाइनेंशियल ईयर में जब आप आवेदन करेंगे, या तो बोला गया इससे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो भी होगा, यानी कि 2016 15-16 का, क्या 2015 और 2016 का जो फाइनेंशियल ईयर है जो कब समाप्त होगा, 31/3/2016 को समाप्त होगा, उसके एंड में देखा जाएगा, 2015 और 16 के फाइनेंशियल ईयर के एंड में देखा जाएगा आपके खाते में कितना बैलेंस है। या फिर क्या चीज़ देखी जाएगी, या फिर देखा जाएगा चौथे पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में आपके खाते में कितनी राशि थी या कितनी अमाउंट थी। तो बैक चलते हैं, यहाँ पे एक आपके पास 2015-16 का फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। उसके बाद बात करें 2014-2015 का फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। उसके पीछे चलें 2013-2014 का फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। उसके पीछे चलें, उसके पीछे आपके पास कौन सा आ जाएगा, 2012 और 2013 का फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे बोलेंगे चौथे पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में, इससे आपने पीछे चले जाना है 4 वर्ष। 4 वर्ष आप पीछे चले गए, 1, 2 और ये कौन सा आ जाएगा 3, और ये चलेगी आप चौथे पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में, मतलब इस वाले फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने पर। अब 2012 और 13 का फाइनेंशियल ईयर कब जाके समाप्त होगा, 31/3/2013 को समाप्त होगा। इस दिन आपके खाते में जो भी शेष राशि होगी उसका 50%। तो दो यहाँ पे चीजें बोली गई, या तो 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर में या 2012-13 के फाइनेंशियल ईयर के समाप्ति होने पर जो भी आपके खाते में राशि होगी, दोनों में से देखा जाएगा कम किस समय है। जो भी कम राशि होगी उसके अकॉर्डिंग आपको निकासी की अनुमति होगी, उसका 50% आप विड्रॉ कर पाएंगे। इसको भी आपने अच्छे से समझ लेना है। आगे चलते हैं, मैच्योरिटी की बात करते हैं। मैच्योरिटी आफ्टर 15 फाइनेंशियल ईयर्स एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ अकाउंट ओपनिंग। तो जिस वर्ष आप खाता खोलते हैं उस वर्ष को आपने निकाल देना है, उस वित्तीय वर्ष को आपने छोड़ देना है। उसके बाद 15 वित्तीय वर्षों के बाद खाता जो परिपक्व होगा, यानी कि अगर आपने 2013
23 और 24 के फाइनेंशियल ईयर में एक अकाउंट ओपन किया है, तो इस फाइनेंशियल ईयर को आपने निकाल देना है 2023 और 24 वाले को। 2024 का जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा यानी कि 31 मार्च 2024 को, उसके बाद 15 वित्तीय वर्षों के बाद आपका अकाउंट मैच्योर होगा। पीपीएफ अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर ब्लॉक ऑफ 5 years विद इन 1 year ऑफ मैच्योरिटी। परिपक्वता की तारीख से ठीक है 1 साल के भीतर आप क्या कर सकते हैं, इस खाते को, पीपीएफ खाते को आगे 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में जब खोला जाएगा 15 वित्तीय वर्षों के लिए ओपन होगा, फिर आप इसको आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 5 वित्तीय वर्षों के लिए आगे एक्सटेंड किया जाएगा, फिर आपका पीपीएफ खाता टोटल 20 वर्षों के लिए चलेगा। डिसकंटिन्यूड अकाउंट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। अगर एक खाता डिसकंटिन्यू हो जाता है, डिसकंटिन्यू हमने कर लिया कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 500 रुपीज़ इसमें डिपॉजिट नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, और डिसकंटिन्यू अकाउंट को कभी भी एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं, प्री मैच्योर क्लोजर की बात करते हैं। समय से पहले अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं, 15 फाइनेंशियल ईयर से अगर आप इसको पहले बंद करना चाहते हैं, प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड आफ्टर 5 year फ्रॉम एंड ऑफ ईयर इन विच अकाउंट वाज ओपनड अंडर कंडीशन। जिस वर्ष खाता खोला गया उसके अंत से 5 वर्षों के बाद खाता निम्नलिखित शर्तों के अधीन बंद किया जा सकता है। तो 5 वर्ष से पहले इसको आप बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष के बाद भी इसको कंडीशंस के अकॉर्डिंग बंद किया जाएगा। कौन कौन सी कंडीशंस रहेंगी, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज ऑफ अकाउंट होल्डर, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, खाता धारक, जीवन साथी या उसके जो बच्चों हैं उनको कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है, उस मामले में इसको बंद किया जा सकता है। हायर एजुकेशन ऑफ अकाउंट होल्डर और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, खाता धारक के आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के मामले में। चेंज रेजिडेंट स्टेटस, अगर कोई भी व्यक्ति अपना निवासी स्थिति जो है उसकी उसमें परिवर्तन करना चाहता है, नॉन रेजिडेंट इंडियन बनना चाहता है, भारत छोड़ के किसी और देश में बसना चाहता है, ऐसी कंडीशन में भी इसको समय से पहले बंद किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, 5 वर्षों के बाद। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें, जब भी आप इसको समय से पहले बंद करेंगे, 1% इंटरेस्ट डिडक्टेड फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग और एक्सटेंशन डेट। तो मान लीजिए आपने एक्सटेंडेड अकाउंट को बंद करना है, तो ऐसी कंडीशन में जब प्री मैच्योर क्लोज आप करेंगे तो डेट ऑफ अकाउंट एक्सटेंशन, जब आपने अकाउंट को एक्सटेंड किया था उस डेट से 1% इंटरेस्ट की डिडक्शन की जाएगी, या फिर आप अकाउंट ओपनिंग अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है तो अकाउंट ओपनिंग डेट से 1% की डिडक्शन कर ली जाएगी इंटरेस्ट में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर। जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में अकाउंट शैल बी क्लोज्ड एंड नॉमिनी और लीगल हायर नॉट अलाउड टू कंटिन्यू डिपॉजिट। खाता धारक की मृत्यु के मामले में खाता बंद कर दिया जाएगा तथा नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को आगे खाता जारी रखने की अनुमति नहीं होगी। क्या जो पीपीएफ अकाउंट किसी ने ओपन किया है उसकी मृत्यु होने पर खाते को बंद किया जाएगा, उसका नॉमिनी लीगल हायर जो भी होगा खाते में आगे डिपॉजिट नहीं कर पाएगा। क्लोजर ड्यू टू डेथ, जब भी मृत्यु की वजह से खाते को बंद किया जाता है, पीपीएफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड टिल एंड ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ इन विच अकाउंट इज क्लोज्ड। मृत्यु की स्थिति में खाता बंद जिस महीने में किया जाता है उसके पिछले महीने तक ही आपको पीपीएफ का ब्याज दिया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आपके पास एसएसए अकाउंट के बारे में, सुकन्या समृद्धि खाते के बारे में। हु कैन ओपन सुकन्या समृद्धि का खाता किसके द्वारा खोला जा सकता है। गर्ल बिलो एज ऑफ 10 years, कोई भी लड़की जिसकी आयु 10 वर्ष से कम हो। ओनली वन अकाउंट आइदर इन पोस्ट ऑफिस और बैंक। सुकन्या समृद्धि का खाता किसी भी लड़की के नाम पर खोला जा सकता है जिसकी आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, लेकिन एक लड़की के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जाएगा, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में खोलें चाहे वो उसको बैंक में खोलें। अकाउंट ओपनड फॉर मैक्सिमम 2 गर्ल्स इन ए फैमिली, और जो खाता है एक फैमिली में मैक्सिमम 2 लड़कियों के लिए खोला जा सकता है, यानी कि माता पिता अपनी अधिकतम 2 बच्चियों के लिए एसएसए का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन केस ट्विन्स और ट्रिपलेट्स, अगर उनकी जुड़वा हो जाती हैं, ट्रिपलेट्स बच्चियां हो जाती हैं, मतलब एक साथ 2 या 3 बच्चियां हैं, तो ऐसी कंडीशन में 2 से ज़्यादा खाते भी सुकन्या समृद्धि के खोले जा सकते हैं। आगे चलते हैं, डिपॉजिट की बात करते हैं। अकाउंट ओपन विद मिनिमम 250 रुपीज़। सुकन्या समृद्धि खाता जो है न्यूनतम 250 रुपये की राशि के साथ खोला जा सकता है।
मिनिमम डिपॉजिट इन फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जो आपको जमा करना है वो भी 250 रुपीज़ है। अगर आप नहीं करेंगे खाता जो है वो डिफॉल्टेड अकाउंट हो जाएगा। मैक्सिमम डिपॉजिट इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। और ये जो 1.5 लाख रुपए आप डिपॉजिट करेंगे 50 रुपए के मल्टीपल में होने चाहिए। लमसम, लमसम का मतलब होता है एक ही बार में आप 1.5 लाख रुपए भी डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, बहुत सारी किस्तों में भी आप जमा कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा है। डिपॉजिट मेड मैक्सिमम अप टू कंप्लीशन ऑफ 50 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग, खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने तक आप इसमें जमा कर पाएंगे। इफ मिनिमम 250 रुपीज नॉट डिपॉजिटेड इन अकाउंट इन ए फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में अगर आप न्यूनतम 250 रुपए की राशि जमा नहीं करते हैं, अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज डिफॉल्टेड अकाउंट। तो ऐसे खाते को डिफॉल्टेड अकाउंट के रूप में माना जाता है। और रिवाइवल की बात करें, जो आपका अकाउंट डिफॉल्ट एक बार हो जाएगा तो उसको आप रिवाइव कैसे करेंगे, बिफोर कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स। तो 15 वर्ष खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने से पहले आप इसको रिवाइव कर सकते हैं। और बाई पेइंग मिनिमम 250 रुपीज़। और अब आपको रिवाइव करना है तो रिवाइव कैसे करेंगे, न्यूनतम आपको 250 रुपये प्लस जितने वर्षों के लिए ये डिफ़ॉल्ट हुआ है उतने प्रत्येक वर्षों के लिए 50 रुपये का भुगतान आपको करना पड़ेगा। एक वर्ष के लिए हुआ है 50 रुपये, 2 वर्षों के लिए होने पर 100 रुपये, 3 वर्ष हैं तो 150 रुपये। जितने भी डिफ़ॉल्टेड ईयर्स होंगे उन सभी के लिए 50 रुपये, साथ में मिनिमम आप 250 रुपये जमा करके अकाउंट को रिवाइव कर सकते हैं। डिपॉजिट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जमा जो है राशि आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए योग्य होगी। इंटरेस्ट की बात करें, अर्न इंटरेस्ट प्रेस्क्राइब्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन क्वार्टरली बेसिस, के वित्त मंत्रालय द्वारा जो तिमाही आधार पर ब्याज दर अधिसूचित की जाती है उसके अकॉर्डिंग ही इस कन्या समृद्धि खाते पर भी ब्याज दिया जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात करें, ब्याज गणना की बात करें, फॉर कैलेंडर मंथ, एक कैलेंडर मंथ के लिए जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी ऑन लोएस्ट बैलेंस इन अकाउंट बिटवीन 5th ऑफ मंथ एंड एंड ऑफ मंथ। तो क्या बोला गया है, महीने के 5वें दिन के समाप्त होने के बाद और महीने के अंत के बीच में जो भी राशि न्यूनतम रहेगी उस न्यूनतम राशि के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया जाएगा। इंटरेस्ट क्रेडिट टू अकाउंट, अब जो खाते में इंटरेस्ट या ब्याज जमा किया जाएगा एट एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाता है। अर्नड इंटरेस्ट फ्री अंडर इनकम टैक्स एक्ट, क्या अर्जित जो भी ब्याज होगा आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त होगा। आगे चलते हैं, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट, खाते का संचालन, क्योंकि अभी लड़की जो है 10 वर्ष से कम की होगी तो उस खाते का संचालन कौन करेगा। ऑपरेटेड बाय गार्डियन टिल गर्ल चाइल्ड अटेन्स एज ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि 18 वर्ष की जब तक लड़की नहीं हो जाती उस समय तक खाते का संचालन अभिभावक द्वारा ही किया जाएगा। आगे चलते हैं, विड्रॉल की बात करें, निकासी की बात करें, आफ्टर गर्ल चाइल्ड अटेन्स एज 18 और पास्ड 10th स्टैंडर्ड, लड़की के 18 वर्ष आयु प्राप्त करने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद खाते से निकासी ली जा सकती है। जब लड़की की आयु 18 वर्ष हो जाएगी या वो 10वीं कक्षा पास कर लेगी उसके बाद खाते में से आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो विड्रॉ की जाएगी वो कितनी हो सकती है, विड्रॉ में भी टेक अप टू 50% ऑफ बैलेंस अवेलेबल एट एंड ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो जिस भी वित्तीय वर्ष में आप विड्रॉ करना चाहते हैं उसके पिछले वित्तीय वर्ष के एंड में जो भी खाते में राशि होगी उसका 50% निकासी के रूप में लिया जा सकता है। विड्रॉल मेड इन वन लमसम, अब जो विड्रॉ है आप एक बार में भी ले सकते हैं, ये जो 50% है, या फिर इंस्टॉलमेंट में किस्तों में भी ली जा सकती है। नॉट एक्सीडिंग 1 पर ईयर फॉर मैक्सिमम 5 ईयर्स, अब इंस्टॉलमेंट में अगर आप लेना चाहते हैं तो एक वर्ष में केवल एक ही इंस्टॉलमेंट आप ले सकते हैं और मैक्सिमम 5 वर्षों तक लगातार इंस्टॉलमेंट या किस्तों के रूप में निकासी आप कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें, समय से पहले अगर सुकन्या समृद्धि खाता बंद करना चाहते हैं, क्लोज आफ्टर 5 ईयर ऑफ अकाउंट ओपनिंग, खाता खोलने की तारीख से 5 वर्ष के बाद आप इसको प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। कंडीशन क्या है, ऑन डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर फ्रॉम डेट ऑफ डेथ टू डेट ऑफ पेमेंट एसबी इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल। सबसे पहले क्या यहाँ पे बोला गया है कि डेथ होने के मामले में अकाउंट होल्डर को जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में, आप बच्ची की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे गार्डियन की, उसके माता पिता की बात करें, उनकी मृत्यु के मामले में क्या किया जाएगा, जब उनकी डेथ हो जाएगी उस डेट से एसबी का जो इंटरेस्ट है, सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है वो दिया जाएगा।
ऑन एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड्स, क्या कोई भी बहुत ऐसी चीज़ हो जाती है जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज ऑफ अकाउंट होल्डर, जो खाता धारक है उसको कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है, खाता धारक यानी कि उसके माता पिता जो इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं उनको कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है, डेथ ऑफ गार्डियन बाय हुम अकाउंट ऑपरेटेड, या फिर गार्डियन जिनके द्वारा उस खाते को ऑपरेट किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है, ऐसी कंडीशन में ही 5 वर्षों के बाद सुकन्या समृद्धि खाते को बंद किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जाएगा। क्लोजर ऑन मैच्योरिटी, परिपक्वता पर खाता बंद करना। आफ्टर 21 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, खाता खुलने की तारीख से 21 वर्ष के बाद अकाउंट जो है वो मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, उस समय इसको बंद किया जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब आपने जब खाता खोला उस वर्ष से लेके 15 वर्ष पूरे होने तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। 15 वर्ष पूरे होने तक आप इसमें डिपॉजिट कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर बात करें मैच्योरिटी की, तो ये ध्यान रखना खाता खुलने की तारीख के 21 वर्ष के बाद ये परिपक्व होगा। ये तीनों आपने याद रखने हैं, ठीक है, ये मत कर देना 15 वर्ष के बाद मैच्योर होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्लोजर ऑन मैच्योरिटी यहाँ पे हो जाएगा कि खाता खुलने की तारीख से 21 वर्ष के बाद ये मैच्योर हो जाएगा। एट टाइम ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 18 ईयर्स 1 मंथ बिफोर और 3 मंथ्स आफ्टर मैरिज डेट, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद शादी के समय भी इसको प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है। कब किया जाएगा, शादी से 1 महीना पहले या 3 महीने के बाद इसको क्लोज कर पाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 5 वर्ष के लिए होते हैं और ये इंटरेस्ट के बारे में अभी नीचे आएगा। हु कैन ओपन, अब ये जो NSC होते हैं इनको कौन ले सकता है, सिंगल अडल्ट, ठीक है, एक एकल वयस्क, ज्वाइंट अकाउंट अप टू 3 अडल्ट, 3 वयस्क मिलकर आपस में इनको ले सकते हैं, गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अवयस्क या विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति की ओर से अभिभावक के द्वारा, माइनर अबव 10 ईयर्स, 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी अवयस्क अपने नाम पर ले सकता है। डिपॉजिट की बात करें, मिनिमम 1000 रुपये प्लस इन मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़, नो मैक्सिमम लिमिट। अब जो NSC है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, मिनिमम आप 1000 रुपये से ले सकते हैं। इससे ज़्यादा के लेना चाहते हैं 100 रुपये के मल्टीपल में 1100, 1200, 1300 इस तरह से लिए जा सकते हैं। मैक्सिमम इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपनड अंडर दिस स्कीम, और इस योजना के तहत आप जितने मर्जी चाहें उतने खाते ओपन कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। डिपॉजिट क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए योग्य होगी। मैच्योरिटी की बात करें, ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट, यह खाता खोलने के 5 वर्ष के बाद परिपक्व होगा। जिस तारीख को आपने इसे ओपन किया उसके 5 वर्ष पूरे होने के बाद के आपके जो भी NSC होंगे वो क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। प्लेजिंग ऑफ अकाउंट, अब ये जो जैसे हमने TD के खाते में भी किया था आप उनको भी प्लेज कर सकते हैं, उसी तरह से NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी प्लेज किए जा सकते हैं, गिरवी रखे जा सकते हैं। NSC में भी प्लेज्ड और ट्रांसफर्ड एज सिक्योरिटी, क्या तो ये आपके पास जो NSC होते हैं इनको गिरवी भी रखा जा सकता है या सुरक्षा के रूप में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अब किनको किया जा सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट, भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल को, राज्य के राज्यपाल को, RBI, शेड्यूल्ड बैंक, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, कॉर्पोरेटिव बैंक्स, कॉर्पोरेट पब्लिक और प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनीज, लोकल अथॉरिटीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इन सभी के पास आप गिरवी रख सकते हैं या सिक्योरिटी के रूप में इनको आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें, समय से पहले अगर आप इन्हें बंद करना चाहते हैं, मे नॉट प्री मैच्योरली क्लोज्ड बिफोर 5 ईयर्स, आप इनको 5 वर्ष से पहले, 5 वर्ष के बाद ही मैच्योर होंगे, तो मैच्योरिटी से पहले आप इनको प्री मैच्योर नहीं कर सकते हैं, समय से पहले बंद नहीं कर सकते हैं, सिवाय डेथ ऑफ सिंगल अकाउंट और एनी और ऑल अकाउंट होल्डर्स इन ए ज्वाइंट अकाउंट। अब मान लीजिए ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया था, ज्वाइंट अकाउंट में क्या हो जाता है, किसी एक की मृत्यु हो जाती है, जो भी अकाउंट है उसमें से किसी एक की या सभी की मृत्यु हो जाने पर इसको बंद किया जा सकता है। और सिंगल अकाउंट के मामले में जो सिंगल खाता धारक है उसकी मृत्यु के मामले में भी इसको बंद कर दिया जाएगा। ऑन फॉरफीचर बाय ए प्लेज बीइंग अ गैजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी होने के नाते गिरवीदार द्वारा अगर इसको जब्त कर लिया जाता है तब भी इसको प्री मैच्योर किया जाएगा। ऑन ऑर्डर बाय कोर्ट या फिर कोर्ट के आदेश पर भी इसे प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, खाते का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरण कैसे किया जाएगा। ऑन डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर टू नॉमिनी और लीगल हायर,
क्या है। अगर अकाउंट होल्डर या जमा करता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में इसे नॉमिनी या लीगल हायर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऑन डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर टू ज्वाइंट अकाउंट होल्डर। अगर उन्होंने ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया था उसमें से एक की मृत्यु होने पर दूसरे के नाम पर इसको ट्रांसफर किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद किया जा सकता है। प्लेसिंग ऑफ अकाउंट टू स्पेसिफाइड अथॉरिटी, किसी भी स्पेसिफाइड अथॉरिटी या निर्दिष्ट प्राधिकारी को खाता गिरवी रखने पर। और दूसरी बात, ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ओनली वंस, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को केवल एक ही बार इन्हें ट्रांसफर किया जाएगा। प्रोसीजर की बात करें, अभी तो ये सर्टिफिकेट में जारी नहीं होते हैं, अभी तो ये आपको याद भी नहीं रखना है, लेकिन आपने ये पढ़ लेना है क्योंकि अब ये पासबुक के फॉर्मेट में जारी होते हैं। एनएससी इशू इन फॉर्म ऑफ पासबुक, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पहले कैसे होते हैं, सर्टिफिकेट के रूप में, ठीक है, सिंगल सर्टिफिकेट दिया जाता था, लेकिन अब ये पासबुक के रूप में जारी किए जाते हैं। आगे चलते हैं केवीपी के बारे में, किसान विकास पत्र के बारे में। मिनिमम डिपॉजिट की बात करें 1000 रुपीज प्लस मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज। किसान विकास पत्र जो है न्यूनतम 1000 रुपये से लिए जा सकते हैं और 100 रुपये के मल्टीपल में आगे इसमें डिपॉजिट किया जा सकता है। मैक्सिमम लिमिट की बात करें कोई भी लिमिट नहीं है। हु कैन ओपन, खाता जो है किसके द्वारा खोला जा सकता है, सिंगल अडल्ट खोल सकता है, 3 अडल्ट मिलकर खोल सकते हैं। गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, अवयस्क की ओर से गार्डियन या अभिभावक के द्वारा खोला जा सकता है। गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या फिर माइनर अबव 10 ईयर्स इन हिज ओन नेम, ये सारी चीज़ें सेम ही है, हम पहले बड़ी बार कर चुके हैं। कौन ओपन कर सकता है। डिपॉजिट की बात करें मिनिमम 1000 रुपया और उसके बाद 100 रुपये के मल्टीपल में आप जितना चाहें उतना इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन, आप जितने चाहें उतने खाते ओपन कर सकते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड डबल्स इन 115 मंथ्स। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ बोली है, इसकी जो मैच्योरिटी है, ठीक है, अभी यहाँ पे याद कर लो, लेकिन हो सकता है एग्जाम तक चेंज हो जाए। 115 महीनों में ये क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। केवीपी जो आप लेंगे, किसान विकास पत्र जो आप लेंगे, वो कितने समय में दुगने हो जाएंगे, 115 महीने में, यानी कि 9 साल 7 महीनों में ये दोगुने हो जाते हैं। मतलब 1000 के लिए तो 9 साल 7 महीनों में ये 2000 रुपये के हो जाएंगे। इंटरेस्ट की बात करें कंपाउंडेड एनुअली हो जाएगा। प्लेजिंग ऑफ अकाउंट, आप प्लेज कर सकते हैं, जैसे एनएससी के लिए हमने किया, सेम इसको भी वैसे ही आप गिरवी रख सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर और एनकैशमेंट की बात करें, केवीपी में भी प्रीमैच्योरली क्लोज्ड एनी टाइम बिफोर मैच्योरिटी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। केवीपी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन समय से पहले बंद किया जा सकता है। कौन कौन सी शर्तें हैं, डेथ ऑफ सिंगल अकाउंट और एनी और ऑल अकाउंट होल्डर्स इन अ जॉइंट अकाउंट, एकल खाता धारक की मृत्यु के मामले में या संयुक्त खाते में किसी एक या सभी खाता धारकों की मृत्यु हो जाती है, केवीपी को प्रीमैच्योर क्लोज किया जा सकता है। ऑन फॉर फीचर वाई अ प्लेज बीइंग अ गैजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी होने के नाते गिरवीदार द्वारा जब्ती पर भी इसको प्रीमैच्योर क्लोज किया जा सकता है। ऑन ऑर्डर बाई कोर्ट, न्यायालय के आदेश पर किया जा सकता है। और इंपॉर्टेंट चीज, आफ्टर 2 years 6 months फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट, डेट ऑफ डिपॉजिट के 2 साल 6 महीने के बाद भी इनको प्रीमैच्योर क्लोज किया जा सकता है बिना किसी कंडीशन के। ट्रांसफर ऑफ अकाउंट की बात करें तो ये सेम रहेगा, जैसे हमने एनएससी के लिए किया वैसे ही केवीपी के लिए भी रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। हु कैन ओपन, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट खाता कौन खोल सकता है, बाय अ वुमन फॉर हिमसेल्फ, एक महिला द्वारा अपने लिए से खोला जा सकता है। बाय द गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर गर्ल, अवयस्क लड़की की ओर से अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएगी। आगे चलते हैं, डिपॉजिट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में मिनिमम ऑफ ₹1000 एंड इन मल्टीपल ऑफ ₹100, न्यूनतम 1000 रुपये और 100 के गुणांक में खोला जा सकता है, डिपॉजिट या निवेश किया जा सकता है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹2 लाख इन एन अकाउंट और ऑल अकाउंट होल्ड बाय एन अकाउंट होल्डर, एक खाता धारक अगर एक खाता खोलेगा तब भी, अगर एक से ज़्यादा खाते खोलेगा तब भी मैक्सिमम 2 लाख रुपये उन सभी में डिपॉजिट कर पाएगा। अ टाइम गैप ऑफ 3 months शैल बी मेंटेन्ड बिटवीन द एग्जिस्टिंग अकाउंट एंड द ओपनिंग ऑफ अदर अकाउंट, मौजूदा खाते और दूसरा खाता खोलने के बीच में कम से कम 3 महीने का समय अंतराल बनाए रखा जाएगा। मतलब अगर आपने 1000 रुपये से मिनिमम आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का, आज की डेट में मान लीजिए आपने 1000 रुपये का अकाउंट ओपन कर लिया तो आज के 3 महीने के बाद आप नेक्स्ट अकाउंट ओपन कर पाएंगे।
इंटरेस्ट या ब्याज की बात करें, डिपॉजिट शैल एलिजिबल फॉर, तो इसको अभी आप याद नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये चेंज होने वाली चीज़ें बाद में करेंगे। इंटरेस्ट विल बी कंपाउंडेड क्वार्टरली एंड क्रेडिट इन अकाउंट एंड पेड एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट। ब्याज जो है त्रैमासिक रूप से जोड़ा जाएगा और खाते में जमा किया जाएगा और खाता बंद करने के समय ब्याज का भुगतान किया जाएगा। अकाउंट ओपन और डिपॉजिट मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल्स। अब मान लीजिए आप इसमें जो खाता खोलेंगे या इसमें जो निवेश करेंगे वो जो रूल्स हैं, जो नियम है, उनके उल्लंघन में करते हैं। विल बी एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट एट द रेट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। तो इसमें जो आपको इंटरेस्ट या ब्याज दिया जाएगा वो कौन सा दिया जाएगा, जो डाकघर बचत खाते के ऊपर बनता है। आगे चलते हैं, विड्रॉल या निकासी की बात करते हैं। 40% विड्रॉल ऑफ एलिजिबल बैलेंस कैन बी टेकन आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। खाता खोलने की तारीख के बाद 1 वर्ष के बाद आप इसमें 40% की निकासी कर सकते हैं, जो भी आपके खाते में बैलेंस होगा उसके ऊपर। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें, समय से पहले यानी कि 2 साल से पहले अगर इसको बंद करना चाहते हैं। ऑन द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर, खाता धारक की मृत्यु के मामले में। ऑन एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड्स, अत्यंत अनुकंपा के आधार में, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज ऑफ अकाउंट होल्डर, खाता धारक को जानलेवा बीमारी के मामले में। डेथ ऑफ द गार्डियन और प्रोडक्शन ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ऑन प्रोडक्शन ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, अभिभावक की मृत्यु के मामले में संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्रीमेच्योर क्लोज इसे किया जा सकता है। आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग विदाउट मेंशनिंग एनी रीजन, बिना कोई कारण बताए खाता खोलने की तारीख से 6 महीने के बाद इसको आप बंद करवा सकते हैं। स्कीम इंटरेस्ट लेस बाई 2% विल बी पेड। तो अगर आप इसको समय से पहले बंद करते हैं तो जो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है प्रेजेंट में 7.5 है, तो ऐसी कंडीशन में इसका 2% कम आपको ब्याज के रूप में मिलेगा, यानी कि 5.5% इंटरेस्ट के रूप में आपको दिया जाएगा। मेच्योरिटी की बात करें, आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ओपनिंग एलिजिबल बैलेंस विल बी पेड टू द डिपोजिटर। जमाकर्ता को प्रारंभिक पात्र शेष राशि का भुगतान तिथि से 2 वर्ष के बाद किया जाएगा, यानी कि अकाउंट जो है वो कब मैच्योर होगा, खाता खोलने की तारीख से 2 वर्ष के बाद मैच्योर होगा। हाउ टू ओपन अकाउंट, खाता जो कैसे खोल सकते हैं, तो इसमें अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, KYC डॉक्यूमेंट जैसे आधार, पैन वगैरह है, ये सारी चीज़ें अकाउंट होल्डर को देनी पड़ेंगी। उसमें पे इन स्लिप जो होती है जिसमें डिपॉजिट आप करने वाला फॉर्म भरते हैं, चेक या फिर अमाउंट जो भी है, क्या आप चेक से भी खोल सकते हैं और अमाउंट भी दे सकते हैं, और नज़दीकी डाकघर में जाके आप महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट फीस के बारे में है अन्य महत्वपूर्ण शुल्क। इशू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक की बात करें, डुप्लीकेट पासबुक जारी करने के लिए 50 रुपये प्लस GST आपसे ली जाती है। GST प्रेजेंट में जो भी होती है वो साथ में ऐड कर लेनी है। जैसे प्रेजेंट में अगर 18% GST है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें भुगतान करना पड़ेगा 50 रुपये प्लस 18% ऑफ 50 रुपीज़। तो आपने कैलकुलेट कर लेने हैं कितने बनते हैं। मिनिमम SB डिपॉजिट की बात करें तो हमने किया था, SB खाते में न्यूनतम 500 रुपये जब आपने अकाउंट ओपन कर लिया, उसके बाद इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट किया जाएगा 10 रुपये का होगा। 11, 12, 13 इस तरह से आप आगे कर पाएंगे। आगे चलते हैं, मिनिमम SB विड्रॉल की बात करें 50 रुपये, न्यूनतम जो निकासी की जा सकती है 50 रुपये। इंटरेस्ट अप टू 10,000 रुपीज़ ऑन ऑल सेविंग स्कीम्स फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट। सभी SB योजनाओं में 10,000 रुपये तक का ब्याज आयकर अधिनियम से मुक्त होगा। नो मैक्सिमम डिपॉजिट और विड्रॉल लिमिट SB खाता IPPV के, ये क्या बोला गया यहाँ पे, कोई भी नो मैक्सिमम और डिपॉजिट और विड्रॉ लिमिट। तो यहाँ पे दूसरी चीज बोली है, आपने जमा करना है SB के खाते में या विड्रॉ करनी है, कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं रहेगी, अधिकतम कोई भी सीमा नहीं है। फैसिलिटी इन SB अकाउंट लिंक विद IPPV, आप इसे IPPV खाते के साथ जोड़ सकते हैं। डुप्लीकेट पासबुक जारी करने के लिए हमने ऊपर भी कर लिया, 50 रुपये प्लस GST लगेंगे। फर्स्ट टाइम नॉमिनेशन इन SB अकाउंट, सेविंग खाते में पहली बार नामांकन करने के लिए कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन सेकेंड टाइम आप नॉमिनेशन कैंसिल करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं 50 रुपये प्लस GST आपसे ली जाएगी। आगे चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ SB अकाउंट फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर पोस्ट ऑफिस। एक SB खाते को एक डाकघर से दूसरे डाकघर में ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 10V यूज़ किया जाता है और इसके लिए फीस जो है वो कितनी होती है, 100 रुपीज़ प्लस GST ली जाती है। आगे चलते हैं, SB विड्रॉल लिमिट BO की पर डे के हिसाब से 20,000 रुपये है। SB डिपॉजिट लिमिट बात करें तो BO में 50,000 रुपये है। अदर सोल ID विड्रॉल और डिपॉजिट लिमिट 50,000, यानी कि SO जैसे होते हैं या HO होते हैं। अदर सोल में अगर जिस पोस्ट ऑफिस में जिस SO या HO में आपने अकाउंट ओपन किया है उसके अलावा दूसरे किसी SO या HO में आप जाके विड्रॉ करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, 50,000 रुपये मैक्सिमम किए जा सकते हैं। इन SB अकाउंट 10 चेक फ्री इन अ कैलेंडर ईयर, एक कैलेंडर वर्ष में 10 चेक जो होते हैं SB खाते के साथ फ्री होते हैं।
और उसके बाद प्रत्येक चेक के लिए आपको 2 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। चेक अगर बाउंस हो जाता है ऐसी कंडीशन में आपको 100 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। एसबी अकाउंट की अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो उसके लिए 20 रुपये प्लस जीएसटी लगेगी। फ्रेश पासबुक जारी करने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ओपनिंग एसबी अकाउंट ओनली कैश एक्सेप्टेड। एसबी अकाउंट खोलने के लिए, खाता खोलने के लिए केवल आप कैश का उपयोग करेंगे, चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाकी के मामले में चेक भी लिया जाता है। मैक्सिमम नॉमिनेशन इन एसबी अकाउंट इंपॉर्टेंट है। एसबी खाता जब पूछा जाए कि कितने वयस्क मिलकर खोल सकते हैं 2 आ जाएगा, लेकिन जब पूछा जाए नामांकन आप कितने व्यक्तियों के लिए कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैक्सिमम 4 किए जा सकते हैं। अथॉरिटी क्लोज अकाउंट विदाउट पासबुक हेड पोस्ट मास्टर। प्राधिकरण जो बिना पासबुक के खाता बंद कर सकता है वो कौन है, प्रधान पोस्ट मास्टर है। तो ये आ जाएगा आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बारे में, बस इतना ही। और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 इसके बारे में ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं, तो बार बार नहीं करेंगे, वहीं से आपने इसको कर लेना है। तो ये आ जाएंगी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बारे में, एसबी, आरडी, टीडी, एमआईएस, एससीएसएस, पीपीएफ, एसएसए, एनएससी, केवीपी और एमएसएससी। इनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आपसे कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, तो आपको वो चीज़ें मालूम होनी चाहिए, आप तभी बता पाएंगे। कोई भी गलती नजर आए ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी डाउट हो तब भी आप पूछ सकते हैं, और ये आपको अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग स्कीम्स हैं उनके बारे में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अच्छे से इनको करेंगे। धन्यवाद।